नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज आधुनिक हिंदी कथाकार खासकर उपन्यास और कहानियों और विशेषकर आधुनिक हिंदी और साहित्य में खासकर कहानी साहित्य में सामाजिक समस्याओं पर बढ़िया और यथार्थ ढंग से चित्रण करने वाले कथाकार भीष्म साहनी जी से संबंधित परिचय के साथ साथ भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत के बारे में मैं अब कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम भीष्म साहनी और उसके द्वारा रचित चीफ की दावत के बारे में और चीफ की दावत की विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य जगत में भीष्म साहनी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का दर्पण तो कहते हैं, हम सब जानते हैं। सामाजिक वातावरण का वर्णन जिस प्रकार से भीष्म साहनी ने अपने शब्दों में किया है वह अपने आप में महान है। साहित्यकार का प्रतिबिंब ही उसकी रचना धर्मिता में दिखाई देता है। रचनाकार जो कुछ करता है रचना की पृष्ठभूमि उसी से निर्मित होती है, वह और वाणी उसे शब्द देकर प्रवाह में बदल देती है। इन्हीं साहित्यकारों में भीष्म साहनी भी एक सशक्त रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। भीष्म साहनी की रचनाएं अनुभवों से ओतप्रोत हैं। सबसे पहले भीष्म साहनी के बारे में खुद भीष्म साहनी के शब्दों में हम देखेंगे। मेरे भाई ने अपने संघर्ष द्वारा मेरा रास्ता साफ किया, लेकिन यह संघर्ष उसके विकास का संघर्ष था, विद्रोह का नहीं था। मेरे मन में भाई के प्रति गहरा आदर भाव था। साथ में मैं उसके साहस, पहलकदमी, निर्भीकता से ईर्ष्या भी करता था। यह भी सही है कि बचपन में ये बात भी मेरे अंदर घर कर गई थी कि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है और मैं उसकी तुलना में निकृष्ट हूँ। घर वालों ने भी इसे दूर नहीं किया। वह गोरे रंग का था, मैं सांवला था। वो बड़ा स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट था, जबकि मैं दुबला पतला था और अक्सर बीमार रहता था। वो पढ़ने में बहुत तेज था, जबकि मैं साधारण नहीं। हम सब जानते हैं भारतीय घरों में बड़े बेटे का स्थान और भूमिका भी कुछ अलग होती है। विशेषकर 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ हो, ऐसा नहीं कि मैं दप्पू स्वभाव का था। काफी शरारती था, खेलकूद का भी शौकीन, गली मोहल्ले में से टप्पे और गालियां सीख सीख कर आता था। लेकिन बाद में इसका असर भी मेरे मन पर उल्टा हुआ। भाई शरीफ कहा जाने लगा और मैं आवारा। जब होश संभाला तो मैं दब्बू स्वभाव का बन गया। यहाँ ये भीष्म साहनी के शब्दों में मैंने इसलिए इससे संबंधित जिक्र किया है कि भीष्म साहनी का जो उनके व्यक्तित्व के बारे में परिचय देने के लिए मैंने दिया था। अब हम भीष्म साहनी के बारे में देखेंगे। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य, खासकर हिंदी कथाकारों में बहुचर्चित कथाकारों में भीष्म साहनी अग्रगण्य, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका जन्म 8 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। उनका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, रूसी, पंजाबी भाषाओं पर सम्यक अधिकार था। अंग्रेजी में MA PhD करने के बाद डॉक्टर हुसैन कॉलेज दिल्ली में अंग्रेजी प्राध्यापक हुए और अवकाश प्राप्त करने के बाद मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन कार्य में लगे रहे। आप उपन्यास और कहानी लेखक के रूप में विख्यात रहे। भीष्म साहनी की औपन्यासिक कृतियां इस प्रकार हैं, देखेंगे। झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो आदि हैं। और इनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वाचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली,
इनके साथ साथ कबीरा काड़ा बाजार में, माधवी, रंग दे बसंती चोला आदि नाटक भी हैं। और भीष्म साहनी जी का निधन 11 जुलाई 2003 को हुआ है। अब मैं भीष्म साहनी के परिचय के बाद मैं चीफ की दावत की विशेषता, क्योंकि चीफ की दावत ही क्यों चुन लिया इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन चीफ की दावत की विशेषता यह है कि खासकर आज के आधुनिक विशेषकर मध्यवर्गीय परिवारों में जिस प्रकार के परिवर्तन आ गए, खासकर पारिवारिक मूल्यों में जिस प्रकार परिवर्तन आ गए, माँ के प्रति, पिताजी के प्रति, अपने घर वालों के प्रति और अपने सगे संबंधियों के प्रति लोगों के विचारों में किस प्रकार परिवर्तन आए हैं, खासकर अपनी तरक्की के लिए जिस प्रकार सारे मानवीय मूल्यों को खत्म करने जा रहे हैं। यह बहुत यहाँ भीष्म साहनी बहुत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आधुनिक भारत में मध्यवर्गीय परिवारों की यथार्थ स्थिति आंखों देखा हाल जैसे वर्णन किया है चीफ की दावत के माध्यम से। चीफ की दावत कहानी से के बारे में अब हम देखेंगे। चीफ की दावत कहानी शहरी मध्यवर्ग पर एक करारा व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यक्तिगत पदोन्नति के लालच में डूबे बाबू श्यामनाथ ने अपने चीफ अर्थात उनके ऑफिस में जो कार्यालय में जो रहने वाला सबसे बड़े अधिकारी या बास है ना, अपने चीफ की दावत करके सारे परिवार जनों को उनके स्वागत में झोंक दिया है। पश्चिमी मध्यवर्ग और उससे उत्पन्न बाबू का सर्वस्व बास या चीफ है। बाबू का खाना पीना, हंसना बोलना, शिष्टाचार सब कुछ चीफ की खुशी के लिए है। पैसे और सुख के पीछे पागल भारतीय बाबू वर्ग की मनोदशा का इतना सटीक वर्णन चीफ की दावत में मिलता है, जिससे उनके मनोविज्ञान की वास्तविकता जानकारी होती है। केंचिए जैसा जीवन जीने वाले यह कुशामदी वर्ग अपनी अपसंस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी प्रकृति में यह कहानी आधुनिकता के पीछे पूरी तरह पागल भारतीय समाज की भूलों की स्वीकार करने की दृष्टि देती है। चीफ सबसे ज्यादा खुश होता है श्यामनाथ की माँ की दस्तकारी से, न कि उसकी दावत से जुड़े आडंबरों से। माँ की फुलकारी बेटे के प्रमोशन और चीफ की प्रसन्नता का कारण बनती है। इसकी तुलना में उसका सारा सत्कार एवं स्वागत की हड़बड़ी पीछे छूट जाती है। यह सारी शहरी आयामों पर ग्रामीण व्यवस्था की पुरानी धरोहरों यहाँ हावी होती है। दूसरी ओर इस मध्यवर्ग का बाबू अपनी तरक्की की धुन में पत्नी और माँ की आत्मीयता भरी ममता को अपने स्वार्थ एवं आजीविका के लिए सहायक बना लेता है। माँ के प्रति चीफ द्वारा आत्मीयता बरते जाने पर उसका झुकाव उसके प्रति इसलिए नहीं होता कि वह उसकी माँ है, वरना इसलिए कि वह चीफ को खुश करने में एक सहायक साधन है। आज की भौतिक सभ्यता ने मानवीय संबंधों को अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए दरकिनार कर दिया है। इस सत्य का दिग्दर्शन इस कहानी का मूल उद्देश्य है। अब चीफ की दावत की कथा देखेंगे। चीफ की दावत के मुख्य पात्र हैं श्यामनाथ और उसकी माँ। अन्य पात्र तो गौण पात्र हैं। श्यामनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो दफ्तर में तरक्की पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए रिश्वत या खिदमत के रूप में वह अपने चीफ अफसर को अपने घर बुलाता है। अफसर के आने से पहले घर की सफाई आदि की जाती है। तब श्यामनाथ के सामने एक परेशानी आ जाती है कि बूढ़ी माँ का क्या किया जाए, क्योंकि माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वह अंग्रेजी रीति रिवाज नहीं जानती हैं। इसलिए श्यामनाथ डरता है कि माँ के कारण उसकी तरक्की में बाधा ना आ जाए।
वह तरक्की पाने के लिए अत्यंत स्वार्थी बन जाता है। अंत में जब माँ की कारीगरी, गाना आदि से चीफ अफसर खुश हो जाता है, तब शामनाद भी माँ को गले लगाकर खुश होता है। इस कहानी में नए फैशन परस्त युगीन वातावरण का खुलासा किया गया है। अंग्रेज अफसर को खुश करने के लिए अंग्रेजी रीति रिवाजों का पालन करना और ड्रिंक का इंतजाम करना, कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल से बरामदे को सजाना आदि से कहानीकार ने कहानी को आधुनिकता का रूप देने का प्रयास किया है। सरल एवं पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। आधुनिक सभ्यता को दर्शाने के लिए पति पत्नी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। शामनाद के स्वाद को दिखाने के लिए कहीं कहीं कठोर भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ लंबे संवाद हैं, लंबे संवाद के लिए उदाहरण देखेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। इससे नवधनाढ्य मध्य वर्ग में बढ़ती संवेदनहीनता और आत्मीय रिश्तों की अवहेलना का पता चलता है। संवाद योजना के अंतर्गत लेखक दीर्घ संवादों के साथ साथ बहुत जगह बहुत सरल और लघु संवादों का भी प्रयोग किया गया है, और इसके लिए हम देखेंगे लघु संवादों का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है और इसके एक उदाहरण देखेंगे। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, कपड़े कौन से पहनोगी माँ आदि। यह बहुत लघु संवाद है। कहानी में प्रतिपाद्य वस्तु के रूप में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मध्यवर्गीय भारतीय समाज किस प्रकार अंग्रेजी सभ्यता के पीछे पागल बनता जा रहा है। पाश्चात्य रहन सहन, रीति रिवाज, फैशन आदि को हम भारतीय समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ लेखक यह भी दिखाना चाहते हैं कि आज भारतीय परंपरा की स्थिति क्या हो रही है। पहले भारत में माँ का पूजनीय स्थान था, लेकिन आजकल उसमें बदलाव हो गया है। आज माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बनती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर लेखक यह भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार विदेशी लोग भारत की कला का आदर करते हैं, यहाँ की सभ्यता के आदि को जानने में रुचि रखते हैं। शामनाद की माँ जब चीफ से बायां हाथ मिलाती हैं, तब देसी अफसरों की स्त्रियों का किलकिलाकर हंसना, माँ जब हाउ डू डू कहती हैं तो दोबारा हंसना, जब माँ जब गाना गाती है तो अंग्रेजी अफसर का जोर से तालियां बजाना आदि से यह पता चलता है कि किस प्रकार हम अंग्रेजी सभ्यता से आकर्षित होना भी इस बात का सूचक है। और इसके साथ साथ इस कहानी की अंतिम विशेषताओं में और आगे देखेंगे। हम सब जानते हैं कि चीफ की दावत कहानी की विशेषता यह है कि आधुनिक सभ्यता के बदलते विचारों और जीवन शैली पर एक कठोर एवं यथार्थपरक व्यंग्य कह सकते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने उन सारी बातों पर विशेष बल दिया है जिनसे यह साबित हो सके कि भारत का समाज किस प्रकार बदलता जा रहा है। भारत की मिट्टी की जो अपनी विशेषता थी, जिस संस्कार के लिए वो प्रसिद्ध था, परिवार का जो महत्व भारत में था, वह आजकल बिल्कुल ही गायब होता जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह भी दर्शाना चाहते हैं कि तरक्की या पद पाने के लिए आज का व्यक्ति किस सीमा तक गुलामी या चापलूसी करने के लिए तैयार है। वह इस हद तक तरक्की के पीछे पागल होता जा रहा है कि उसके लिए वह अपना संस्कार, पारिवारिक बंधन, भाईचारे की भावना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इस प्रकार चीफ की दावत के माध्यम से आधुनिक भारतीय समाज में पनपते हुए पाश्चात्य सभ्यता के पीछे और पाश्चात्य सभ्यता के मोह में पड़कर जिस प्रकार भारतीय मूल्यों को नाश करने जा रहे हैं, इन सब का
यथार्थ वर्णन चीफ की दावत के माध्यम से भीष्म साहनी ने बहुत बढ़िया चित्रित किया है। धन्यवाद।